Okay, so very good evening to all of you. Welcome back again to engineering classes. Today we are going to start with a new topic that is RCC. उसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ध्यान से सुनिएगा. बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मैं कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को. सी आज जैसे आप सबको भी पता होगा, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आई होंगी, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी कि वैकेंसी जो मैंने आपको पहले, आप जो लोग मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है, मैंने सबको यही चीज बोली थी कि इन द एंड ऑफ दिस मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में यू विल गेट अ नोटिफिकेशन जो आपके पास आ गई है. एंडिंग 20 दिसंबर तक दे विल हैव अ फॉर्म फिलिंग. ठीक है, उसके बाद दे विल टेक अनदर मंथ फॉर द सेटलमेंट की एग्जाम का. सो इन द मंथ ऑफ एंडिंग आप लेके चलिए, फेब्रवरी एंडिंग बोलिए या यू विल से द मार्च मंथ यू विल हैव दिस एग्जाम. एंड ये होगा ही होगा बिकॉज ये काफी देर से पेंडिंग है, ये होना ही होना है. सो वी हैव अ गुड टाइम. मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप अपनी स्ट्रेटजीज अभी कैसे बना सकते हो, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूं. देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर. आई विल टेक यू 5 मिनट्स, पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देन उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्ट की. जैसे अभी आप में से एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आई वांट टू स्टार्ट, कि मेरे को बताइए बुक कौन सी लेनी चाहिए. तो अभी, एंड ही इज वेरी गुड स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अभी प्रेजेंट भी है वो, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसके स्पीड वगैरह सब अच्छी है. उसने कहा सर बुक कौन सी लेनी है, बट आपके पास बुक होनी चाहिए थी. यू हैव अ पोटेंशियल, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपके पास अभी तक बुक होनी चाहिए थी. आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो गलत है. राइट. तो मैं कुछ चीजें बेसिकली पहले क्लियर कर दूं. बीइंग माय स्टूडेंट, यहाँ के स्टूडेंट अगर आप हो तो आपके पास मस्ट जो चीजें हैं ना, वो क्या क्या होनी चाहिए. मस्ट जो आपने चीजें बिफोर एग्जाम बोलो या टिल एग्जाम जो आपके पास होना चाहिए टिल एग्जाम. एक तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, जो आपके क्लास के साथ साथ जो नोट्स बन रहे हैं, जो भी ये पीडीएफ हो रही है, ये आपके एकदम, मैं कहता हूं इसको अच्छे से ना इतनी बार रिवाइज कर लो कि पेज भी पता हो क्या लिखा हुआ है. तो क्लास नोट्स पहली चीज है आपकी, मस्ट है. क्योंकि मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि 120 में से आपको आराम से 80 to 85 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली हमारे स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगे. दूसरी चीज, जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जो अगर आपने अभी तक रखी हुई है, तो एक ऑप्शन में पहले सारे ऑप्शन लिख देता हूँ, देन आई गिव यू प्रायोरिटी. एक तो गुप्ता एंड गुप्ता होनी चाहिए थी आपके पास. ठीक है, आपके पास एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए. पब्लिशर भी मैं आपको बता देता हूँ, आईएएस मास्टर्स और लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए एकदम आईएएस मास्टर. इस पब्लिकेशंस की लेनी है. इसके अलावा एक बुक और है, दैट इज यूथ पब्लिकेशन, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में आजकल, जो काफी ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशंस. इसने पूरे सिलेबस को ना 5 एडिशंस में निकाला, मतलब इसके 5 पार्ट्स हैं बुक के. आप मार्केट लेने जाओगे, एक पार्ट नहीं है, उसने 5 पार्ट्स निकाले हुए हैं, 2-2 3-3 सब्जेक्ट का एक एक बुक बनाया हुआ है. उसके बाद जैसे खुरमी होगी, आर अगोर होगी, इनको मैं एक कैटेगरी में रख रहा हूँ. आर अगोर हो गया, ठीक है. तो इन बुक्स में से ना, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये तो मस्ट है, ये तो करना ही करना है. देखिए ये जो 4th नंबर की जो मैंने बुक रखी है ना, अगर आपको लगता है यू हैव दी स्ट्रेंथ कि आप बैठ सकते हो, आप सिटिंग दे सकते हो 5-5 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठ सकते हो, देन तो ये बुक आपको लेनी चाहिए. क्योंकि इसमें पर सब्जेक्ट यू विल हैव, लाइक सर्वे की बात करूं, यू विल हैव 2500 क्वेश्चंस. आरसीसी की बात करूंगा, यू विल हैव मोर देन 1500 क्वेश्चंस. वैरायटीज क्वेश्चंस हैं. मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट 20 इयर्स में जितने भी जेई एग्जाम्स हुए, जेई एग्जाम्स के में जो जो क्वेश्चंस आते थे, वो सारे क्वेश्चंस को प्रिंट आउट कर दिया और एक बुक बना दी. अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देखने, आपके पास ये बुक होनी चाहिए, आपके पास ये बुक होनी चाहिए. बट कहीं ना कहीं यूथ पब्लिकेशन का एडवांटेज क्या है कि उसने इस एसएससी के पुराने क्वेश्चन भी सारे डाले हुए हैं अपनी बुक में. सो अगर आपके पास ये बुक नहीं लेना चाहते हो, यू कैन हैव दीज 2 बुक्स, काम बन जाएगा. खुरमी अकेली आपको सिलेक्ट नहीं करवाएगी एग्जाम. खुरमी के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, मोस्टली वो 1 लाइनर टाइप है. वो आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा ये तो स्टडी किया, रीड किया, हो गया. नया क्वेश्चन, वैरायटी वो नहीं मिलेगा. इसको आप सिर्फ, जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आरसीसी का टॉपिक, आपने उतना पेज खोला, आरसीसी टिक 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 हो गया, ये वहां हेल्प करता है, लाइक रिवीजन में हेल्प करता है, आपको एक तरह से 1 लाइनर्स प्रोवाइड करता है. तो ये सारी बुक्स लेने की कोई नीड नहीं है.
आप 2 बुक्स रख लो, आप एक गुप्ता एंड गुप्ता रख लो, आप यूथ रख लो। आप यूथ नहीं लेना चाहते, सर मैं इतने क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, गो विद दीज 2 बुक्स। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी इस बार सिलेक्ट हुए हैं जो जेई बने, उन्होंने यही 2 बुक सॉल्व की एंड क्लास नोट्स पढ़े, उनका तब भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यू मस्ट हैव, देखो ढेर इकट्ठा करने से बेटर है हैव 2 बुक्स एंड सॉल्व देम मल्टीपल टाइम्स। इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया हो कि आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ना कि एक की 10 की 10 बुक्स ले ली, एक भी ढंग से सॉल्व नहीं हुई, किसी के 15 के किसी के 20 क्वेश्चन किए, वो नहीं चलता। यू मस्ट नो कि मेरे को इन बुक्स को सॉल्व करना है और मेरे को क्लास नोट्स को इतने अच्छे से पढ़ना है कि मैं कोई भी पेज खोलूं मुझे आंसर पता हो, मुझे उसकी लाइन पता हो, मैंने एक एक लाइन को अच्छे से समझा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर ये चीज। अब स्ट्रेटजी आपकी, देखो वही चीज जो मैंने पहले बोला, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए इस टाइम पे। स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे हिसाब से बनता है। जैसे बड़ा सब्जेक्ट मेरा आज स्टार्ट हो रहा है, एक आरसीसी हम आज शुरू कर रहे हैं। पिक एनी लाइट सब्जेक्ट, एक लाइट सब्जेक्ट पकड़ लो साथ में पैरेलली, जो फ्री है पूरा दिन, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो लो लाइट सब्जेक्ट। जो जैसे मेरे पास आपको हाईवे की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको रेलवे की एग्जांपल दी, जो इसमें दिख जाएगा आपको। जिन्होंने इरिगेशन नहीं लगाया वो इरिगेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर्स हो गए, ये वाले सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हैं साथ साथ। ऐसे तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी डाला हुआ है, मेरे पास सॉइल भी है, बट ये लाइट सब्जेक्ट पैरेलली साथ साथ पड़ेगा। तो क्या उसको एडवांस सर्वे इज ऑप्शन, सर्वे इज ऑप्शन, ताकि उसका जिस टाइम पे वो आरसीसी में कंज्यूम्ड है वो साथ साथ कोई ना कोई एक छोटा सब्जेक्ट भी पैरेलली निकाल ले। इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ये सब रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ये सब आप देख सकते हो। कोई कहता है कि सर मैंने ये देख लिया, वो क्या करे, वो स्टार्ट कर दे जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उनको टाइमली रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। लाइक जिसने एफएम पढ़ा हुआ वो एफएम को रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, जिसने ईवीएस पढ़ा भी रिसेंटली वो ईवीएस को पढ़ना रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, जिसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। सो ही और शी शुड स्टार्ट रिवीजन। रिवीजन मतलब, अब रिवीजन का मतलब ये होता है एक बार क्लास नोट्स पढ़े, देन मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करना है इस पे। क्योंकि अगर आप इसके बिना पेपर में जाओगे ना, तो पहले ही क्लियर कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है, आई थिंक इतना ही है ना, आई थिंक मैंने सही नंबर लिखा हुआ है, इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत बड़ा चांस है, तो ये चीज स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपको मैंने आज ही बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरी वर्डिंग पहले भी आई हुई है और अभी भी आ रही है कि वी हैव टू, हमें पता होता है कि किस टाइम पे। तो आप लास्ट फेब बोल सकते हो या मार्च बोल सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली मैं इधर बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। सीपीएम पर्ट भी मैंने आपको बोला, सीपीएम पर्ट इज ऑल्सो देयर, उसको रिवाइज कर सकते हो, वो भी डला हुआ है लेक्चर। एस्टिमेशन इज देयर, एस्टिमेशन डला हुआ है, वो देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो पैरेलली, ताकि आपका वो टाइम कंज्यूम। और अगर आपको लगता है मैंने अच्छे से पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, गो फॉर दीज एमसीक्यूज। क्लियर। आई होप यही चीज मैं बताना चाहता था और यही चीज आप पूछना चाहते थे। कुछ और आपको पूछना है बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग? कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जल्दी बताइए, सो दैट अगर क्लियर है सब तो मैं स्टार्ट कर दूं। पहले मुझे ये बताइए कि वजीला आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप अभी ओनली फोकस स्टडीज पे ही है, या कुछ और किसी काम में बिजी हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, कोई कोर्स कुछ भी कर रहे हैं? हाँ वही मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ, बताइए। आर यू डूइंग एनी अदर टाइप ऑफ कोर्स, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कुछ भी कर रहे हैं जिसमें टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, जो कुछ और नहीं कर रहे, उनको इस टाइम पे मिनिमम इतने आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। इसमें से आप 2 आवर्स हमारे साथ कर लो क्लासेस, बाकी 6 आवर्स को डाइवर्ट कर दो अपने सेल्फ स्टडी के अंदर। इस 2 आवर्स में 6 घंटों में से 3 आवर्स तो आपको मिनिमम चाहिए इसकी रिवीजन के लिए, जो यहां पड़ा हुआ है, इसकी रिवीजन प्लस इसके एमसीक्यूज जो करंटली चल रहा होगा। जैसे करंटली अभी आपका आरसीसी चलेगा, इसकी रिवीजन एंड, और ये बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा अगर आप पैरेलली रखोगे अपने आप को। पैरेलली का मतलब
कि जितना आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो आरसीसी आज ही जाके खत्म कर दिया। यू हैव अ टारगेट की रात को सोने से पहले मुझे इतना खत्म करना है जितना करवाया था एमसीक्यूज। देन इन द मॉर्निंग आई विल डू अनदर सब्जेक्ट जो दूसरा पकड़ लिया। मान लीजिए आपने दूसरा रेलवे पकड़ा है, रेलवे किया हुआ, तो रेलवे को बाकी के 3 आवर्स डाइवर्ट करो। ये मैंने मिनिमम बोला है, ये मिनिमम बोला है। इफ यू कैन एक्सटेंड इट टू 12 और 10 दो वो विन विन सिचुएशन है। ये मिनिमम है। आप बोलोगे सर इससे कम तो देना ही नहीं है अभी, जो फ्री हैं जिनके पास अभी और कोई काम नहीं है, तो 2 इस पे 6 इस पे। और ये देखने में लगता है तो बड़ा थोड़ा ही है यार, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा आपको। ठीक है, यू नीड प्रॉपर सिटिंग फॉर दिस। तो जितना टाइम आप यहाँ दे रहे हो, जैसे अभी मान लीजिए ये टाइम स्लॉट में पैक कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है, इसी के बीच में रहेगा। तो इसको भी जो पढ़ा है इसको भी स्टडी रिवीजन एक एमसीक्यूज देखने में भी यू विल नीड 3 आवर्स मिनिमम। और इसका अगर मैं आप चाहते हो कि मुझे पता ही नहीं चले ये कब सब्जेक्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट मी, अगर आप इसके डे बाय डे लेक्चर वाइज लेक्चर एमसीक्यूज देखोगे तो ये बर्डन नहीं लगेगा। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, चलो एंड में जाके एमसीक्यू करेंगे, तो नहीं होगा। जो स्टूडेंट आज शुरू करेगा घर पे बैठ के ईवीएस के एनवायरमेंट के क्वेश्चन लगाना, तो उसको तो पहले ही रेस से बाहर है, क्योंकि वो आज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट के। जब एनवायरमेंट हो गया खत्म, उसके भी एनवायरमेंट के साथ साथ ही एनवायरमेंट के क्वेश्चन खत्म होने चाहिए थे, तब उसको एडवांटेज होता है। चलो वो हो गया सो हो गया। अब जो आज स्टार्ट कर रहे हैं आरसीसी, ही और शी शुड स्टार्ट टुडे ओनली, कि जो पढ़ा उतना एमसीक्यूज तो देखूं, क्या क्या एमसीक्यूज आए हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी के जो 3 आवर्स हैं उसमें मैं कोई और लाइट सब्जेक्ट पकड़ूं और उसके एमसीक्यूज देखूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक टिप दे रहा हूं, आप साथ साथ हर सब्जेक्ट के ये बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये स्टार्ट कर दो बनाना, क्योंकि अगर जब एग्जाम को आपके लेस देन 15 डेज रह जाएंगे ना, यू विल नॉट हैव द टाइम टू स्टडी ऑल द नोट्स अगेन एंड अगेन। वो इतनी बार पढ़े होने चाहिए कि आपके जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं सिर्फ उनको रिवाइज करो। इतने शॉर्ट नोट्स इतनी बार लिखना, इतनी बार वो चीजें लिखनी है ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या पेज पे क्या लिखा हुआ। A4 साइज शीट ले लो, एक कॉपी बना लो पतली, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स डालने शॉर्ट में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरे अपने आपके जो रजिस्टर्स आपने जो भी मेरे साथ सब्जेक्ट्स कवर किए उन रजिस्टर्स को छोटा छोटा करके पूरा भर दो। नहीं, शॉर्ट नोट्स वो होता है जैसे आप जितने स्टूडेंट्स अभी हो, ईशान है, वजीला है, मधुरेश है, रोहन है यहाँ पर, ठीक है, रोहन आ गया। अब आप सबके अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब ईशान को सपोज मान लीजिए ईशान को भूलता है एनवायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो उसके नोट्स में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज लिखा हुआ होना चाहिए। बट सपोज बजीला को नहीं बोलता उसके टिप्स पे, तो वो क्यों लिखे उसको नोट्स में अपने? तो अपने शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग हो। बड़े स्टूडेंट जैसे होते हैं ऑफलाइन में आज भी थे कि सर अपने शॉर्ट नोट्स दिखाइए जो आपने बनाए हुए हैं, आप दिखाइए आपने अपने टाइम पे जो बनाए थे। मैंने कहा देख लो, उन समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से लिखे, मैंने अपने शॉर्टकट्स लिखे, मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स बनाई है कुछ चीजों को याद करने के लिए, जो बीच में मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो वो हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा एक मिसमैनेजमेंट होता है। जो आपने पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एंड में ना यही नहीं हो पाता। आप पढ़ सब लेते हो, आपको ना वो कंपाइल करना नहीं आता कि मैं इसको कंपाइल कैसे करूं। मेरे तो 10 दिन तो एक सब्जेक्ट को लग गए। तो यू मस्ट नो हाउ टू मेक योर नोट। अब आप कहोगे सर किसके स्टार्ट करें? लाइक सपोज इफ यू ऑल हैव डन फ्लूइड मैकेनिक्स, पढ़ा, नोट्स को ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना भी पढ़ा, अगर एक आधा कोई टॉपिक पेंडिंग है नो इशू, वो कवर करेंगे, इस संडे को ही कर लेते हैं, कल परसों कर लेंगे। बट आपका ऐसा होना चाहिए कि पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट उठाया, क्या क्या चीजें मुझे भूलती हैं, पहले लिखते गए जो भूलता है वो नोट्स में डालो, ताकि आपको एंड में बार बार उसी चीज पे नजर रखनी है। सेम गोज विद एमसीक्यूज ऑल्सो। अब पेपर को 15 दिन रह गए होंगे, आप पूरे के पूरे 300 600 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के नहीं कर पाओगे। सो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या अभी सेकंड टाइम जो भी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन नहीं निकल रहा है उनको वहां पर ऐसे सर्कल कर दो, मार्क कर दो, सो दैट जब सेकंड टाइम, और वहां लिख दो पेंसिल से कि ये मिस्टेक हुई थी या ये भूला था मैं, सो दैट जब सेकंड टाइम आप करने आओगे आपका सीधा ध्यान जाएगी ये मैंने भूला था। आप फिर से 1 से शुरू करोगे तो वो तो फायदा नहीं ना। आपको पता है कि व्हाट इज फोर्स, तो वो बार बार व्हाट इज फोर्स का क्वेश्चन करके फायदा नहीं। व्हाट इज न्यूटन क्या होता है वो तो पता है, तो क्यों बार बार उसको डिस्कस करना। मेक श्योर आपके नोट्स अपने हिसाब से बने। और फिर भी अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो जो नोट्स बना रहा है मेरे से कभी स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना व्हाट्सएप पे कि सर देखो मैंने ऐसे बनाए, क्या ये ठीक है, फ्रूटफुल है, इसका कुछ बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज। अब मैं एक बार आपकी क्वेश्चन सर और हाईवे के लेक्चर प्लीज अपलोड कर दीजिए शॉर्ट नोट्स जैसे, मतलब कितने आस पढ़े, मतलब ये ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर वीक होगा, सी न्यूमेरिकल पोर्शन का मैं एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका पेपर इफ इट इज ऑफ 120 मार्क्स ना,
above above 100 will be your theory, T for theory. above 100 मतलब 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, एंड ऑन एन एवरेज लेस देन इक्वल टू 10 क्वेश्चंस विल बी योर न्यूमेरिकल्स. ये मेरा जो असेसमेंट है एग्जाम को लेके, ऐसा रहेगा रेशियो. लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 के करीब क्वेश्चंस आपके होंगे. सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपका ये पार्ट वीक है ना तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते. मेजर पोर्शन तो यही आना है. अगर आपने इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप तब भी सिलेक्ट हो जाओगे. और जो आप कह रहे हो कि मैं इसमें वीक हूं, उसके लिए सिर्फ एक चीज है, दैट इज वर्ड प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस ऑफ किसका? एमसीक्यूज. बार बार लगाते चलो इस तरीके से. कोई नया क्वेश्चन ऐसा दिखता है, लीव इट. ये पेपर ए लेवल नहीं होगा, ये पेपर कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है, गेट नहीं है कि जिसमें आउट ऑफ 120 मोर देन 70-80 क्वेश्चन विल बी न्यूमेरिकल्स. नहीं, ऐसा नहीं होगा. विल गेट ओनली 10 या लेस देन 10 क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट पर शिफ्ट. ठीक है. शॉर्ट नोट्स, जैसे मैं ना अपने शॉर्ट नोट्स आपके साथ एक शेयर करूंगा आफ्टर दिस क्लास. प्लीज कोई भी आप में से ना मुझे एक रिमाइंडर देना, मैं भूल जाता हूँ. ठीक है, मैं किसी और काम में बिजी हूँ, आप मुझे एक रिमाइंडर देना सर. प्लीज शेयर योर नोट. मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस तरह से बनाए, सो दैट आपको हेल्प करे. मैं जस्ट एक ग्लिम्स दे दूंगा, कुछ पिक्चर्स क्लिक करके भेज दूंगा सब्जेक्ट वाइज, जो आपने जैसे एफएम पढ़ा हुआ था एफएम के भेज दूंगा. एंड हाईवे का भी प्लीज मुझे आफ्टर क्लास इमीडिएटली उसी टाइम बता देना, ताकि मैं वो अपलोड कर दूं. अपलोडेड नहीं है, सॉरी, वो सिर्फ मुझे पब्लिश बटन करने के लिए. ठीक है. कुछ और पूछना है या है मैं स्टार्ट करूं लेक्चर आज का? बताइए जल्दी से. ओके, ठीक है. सो एक चीज और बताइए, जैसे हाँ ईशान ने टेस्ट की बात की. आर यू रेडी टू गिव टेस्ट? मेरे दूसरे बैच में तो चल रहे हैं क्योंकि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया खत्म. दे आर गिविंग टेस्ट. आप रेडी हो अभी? मैंने क्या सोचा था कि शायद आप अभी रेडी नहीं हो, अभी आप इस पे बिजी हो. अगर आप रेडी हो तो आई कैन. अगर आप रेडी हो तो आई कैन. मुझे लगा आपके लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं कोई भी टेस्ट प्रिपेयर करता हूँ मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है टू नो कि आप लोग कैसा परफॉर्म करो. और जब मैं देखता हूँ वहाँ टेस्ट ही कोई देता है तो फिर मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं यार, इतना एफर्ट डाल के एक अच्छा टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए, यू शुड हैव अटेम्प्टेड दैट एटलीस्ट. कोई ऐसे दे रहा है, टाइम पास कर रहा है. इसलिए अगर आप लोग रेडी हैं, इफ यू आर प्लानिंग किया नहीं हम रेडी हैं, वी कैन गिव द टेस्ट. जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं आई कैन अपलोड दैट ऑल्सो, अगर आप रेडी हो उस चीज के लिए. मेरे को तो सिर्फ देखिए, सिलेबस कंप्लीशन में अब जैसे हमारे पास एक क्लियर इमेज है सामने, हमें पता है कि किस डेट को, जैसे मेरे पास स्पेशली आपसे ज्यादा क्लियरिटी है कि किस दिन पे कब एग्जाम होना है. सो आई विल मेक श्योर कि इससे पहले मैं एक बार बात करूं, जो जो सब्जेक्ट्स बड़े बड़े, जैसे मुझे इसके बाद सॉइल पढ़ाना है, मुझे इसके बाद आपको सॉम पढ़ाना है इफ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, ये दो बड़े सब्जेक्ट्स पहले मेरा ये इन पे फोकस रहेगा. उसके बाद जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने वहां पर एज अ पीडीएफ जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, अगर आप में से कोई भी एक, इवन अ सिंगल स्टूडेंट विल टेल मी कि सर प्लीज उसका हमें लाइव लेना है, आई स्टार्ट द लाइव लेक्चर्स आफ्टर दैट. क्योंकि आई थिंक यही दो सब्जेक्ट्स मेन बचे हुए हैं हमारे, यही दो सब्जेक्ट्स आई थिंक. एक बार आप प्लीज मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बता दीजिए यही दो सब्जेक्ट्स बचे हैं जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं. मैं उनसे बात करूं जिन्होंने फ्रॉम द डे वन लेक्चर्स लगाए हैं. एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट, एंड सेकंड वन इज सॉइल.
इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही दो बड़े सब्जेक्ट्स बचे, एंड हाईवे ऑल्सो, वो मैं, बट जो मैंने नहीं अभी तक, जो मैंने खुद कहा कि मैं लाइव ही रखूंगा उन लेक्चर्स को, यही दो है ना वो। सो उसके बाद आई आस्क यू कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं दे वांट कि, अगर आप सब चाहते हैं, इवन मैंने कहा ना एक बच्चा भी बोलेगा कि सर मुझे लाइव लेक्चर चाहिए उसका हाईवे का सपोज, या हमारे पास है रेलवे का, या सपोज कोई कहता है कि नहीं मुझे इरिगेशन का फिर से चाहिए, तो आई मेक श्योर कि वो आपको मिले, बट पहले मेरी प्रायोरिटी ये दो सब्जेक्ट्स पे रहेगी जो मैंने अभी बताया आपको, आरसीसी, राइट, ठीक है। तो ये क्योंकि सॉम एंड सॉइल भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, बट आई डोंट वांट कि आप उस पर, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखने होते तो अभी तक शायद सॉम देख लिया होता पूरा आपने, और आपको समझ भी आ गया होता, इतनी मेरी गारंटी, बट आप में से किसी ने देखा ही नहीं, तो अदरवाइज इसलिए मैं उसको एज ए लाइव ही लेके चलूंगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखा जाए तो मैंने सभी लेक्चर्स अपने सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, सॉम एंड सॉइल के बाद या उसके दौरान मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स बीच में छूटे हैं, कुछ एफएम का एक आधा टॉपिक छूटा होगा जो आपने सबने नोट किए होंगे, इरिगेशन का एक आधा टॉपिक छूटा होगा जो भी आपने, और जैसे सीपीएम पर्ड में एक इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक है जो दूसरी फैकल्टी लेगी, मशीन्स हो गया वो दूसरी फैकल्टी लेंगे, वो उस टाइम पे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। और इन दो सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मुझे पूरा नवंबर लगेगा, ये आराम से नवंबर एंड मिड दिसंबर तक विल कवर दिस, क्योंकि नवंबर पूरा ले जाएगा आपका आरसीसी, पूरा नहीं उससे पहले ही आरसीसी, इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 17 लेक्चर्स, 16-17 लेक्चर्स आराम से जाएंगे, एंड उसके बाद सॉइल एंड सॉम है, देख सकते हैं। मैंने फिर भी बोला ना, किसी पास टाइम है जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है देखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको लगे कि आप जितना जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज क्या है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इन आरसीसी, ये जो आरसीसी सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर टोटल चीजें पढ़नी के, बेसिकली ये जो मेरा कोर्स है, आप लोग तो जो इनरोल इन फुल कोर्स हो, जो बच्चे एक्स्ट्रा आते हैं पढ़ने के लिए, आरसीसी के अंदर मैंने 3 पार्ट्स कवर करवाने हैं आपको। एक तो यही डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, डीसीएस जिसको बोलते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। एक हमने पढ़ने से प्री स्ट्रेस, एक हमने डिस्कस करना है प्री स्ट्रेस, और एक हमने डिस्कस करना है इसके अंदर जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीजें हम कवर कर देंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस वाले कोर्स के अंदर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अगर मैं आरसीसी की बात करूं, प्रीस्टेस की बात करूं, पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, ये पर शिफ्ट बात हो रही है, आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक इजी और एक अच्छा क्वेश्चन। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं, आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं पर शिफ्ट, और पहले पहले तो कभी कभी ऐसा भी टाइम था आपको आरसीसी से क्वेश्चन ही नहीं आता था, आपको सीधे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डालते, जैसे आपने सुना होगा ली चार्टलेस प्रिंसिपल, कंप्रेशन टेस्ट के ऊपर, क्यूब्स के ऊपर, अलग अलग आपका इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर सीधे क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बनते थे। और जो आरसीसी है ओवरऑल इसका वेटेज भी अच्छा है। तो आरसीसी से क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, विल स्टडी इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, दोनों चीजें पढ़ेंगे सिलेबस में, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा लिमिट स्टेट एंड वर्क, और ये जो 2 पहले लेक्चर्स है ना, दिया था आपका बेस, अगर ये नहीं पढ़े तो आगे कुछ नहीं पढ़ा। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear। ये जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear है ना, इस बार जो भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हुआ था ना, यू मीन एई एग्जाम, उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था हमारे क्लास नोट्स का, वो डिस्कस करेंगे। देन बॉन्ड एंड एंकरेज, बॉन्ड एंड एंकरेज, बॉन्ड एंड एंकरेज, एक क्वेश्चन आप पेपर में यहां से भी एक्सपेक्ट करो।
बॉन्ड एंड एंकरेज के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स। डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब, डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब। यहां से आप एक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन, आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन। डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब्स। डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, यू विल गेट अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स के बाद यू विल गेट अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज फुटिंग। फुटिंग, ये कुछ सिलेबस है हमारा। लेट मी चेक कुछ मिस ना हुआ। एक चीज और मिस हुई है बीच में, टॉर्जन। ऊपर आ जाएगा टॉपिक, कोई बात नहीं। टॉर्जन, टॉर्जन, ये कुछ सिलेबस है। बट आपको मैं सिलेबस में ये चीज बता दूं, अगर आपने ये वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मिस किया टिल दिस पॉइंट, तो आपका बेस ही नहीं बन पाएगा। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, ये सब चीजें यहां से बनती हैं। और कभी कभार तो इनका भी एक अच्छा खासा वेटेज। इतने पार्ट को खत्म करने के लिए आई विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 लेक्चर्स। 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इस पार्ट को खत्म करने के लिए। उसके बाद ये सब 1 डे टॉपिक्स हैं। एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन और एक दिन। फिर प्री स्ट्रेस विल टेक 2 days, कंक्रीट टेक्नोलॉजी विल टेक 2 days। आप देख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 to 14 13 to 14 लेक्चर्स लगेंगे। 13 to 14 लेक्चर्स लगेंगे पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज है, एक अच्छा सब्जेक्ट, एक अच्छा वेटेज, स्कोरिंग। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आरसीसी ऐसा पढ़ना जैसे लाइफ पहले कभी नहीं पढ़ा हो, आपने जैसा भी किया हो, तो आपके पास आज से फर्स्ट लेक्चर तो इतना चलेगा, आपके पास आईएएस कोड होना चाहिए। घर पे हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, या अगर आप साथ में अगर आप मोबाइल पे हो तो दूसरे कोई लैपटॉप है कहीं पे, ओपन करके रखना है। जो मैं पेज नंबर बोलूंगा साथ साथ ओपन करके रखना है। आईएएस कोड 456 होना चाहिए। जब मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा ना, तो आपको ये अच्छे से इसको स्टडी करना मैंने सिखा देना कि 456 कैसे स्टडी करते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहीं से जितने भी आरसीसी के क्वेश्चन आएंगे वो इस कोड से ही आएंगे। तो 456 अगर है तो अभी निकाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से साथ साथ रखना, ठीक है। अगर नहीं रख सकते हो तो मैं यहां पर साथ साथ आपकी स्क्रीन में एड ऑन करता रहूंगा कोड्स। क्लियर, ये चीज रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मैं आप ही से स्टार्ट करता हूं और आप ही से पूछता हूं, मुझे सबसे पहले बताइए कि प्लेन कंक्रीट और रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या फर्क है। प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या फर्क है? प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, बताइए जल्दी से। रीइंफोर्स्ड में स्टील होता है एंड रीइंफोर्स में हम स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं और उनको टेंशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से समझ आता होगा बिकॉज आप वर्क इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। प्लेन कॉन्क्रीट्स वो कॉन्क्रीट्स हो गए जिसके अंदर आपका नामात्र नाम का सरिया डला हुआ, मतलब स्टील डला हुआ, जो आपने बोला एग्जैक्टली वही। फिर दूसरी चीज, आरसीसी क्या हुआ?
आज देखो कंक्रीट की ना पहले नेचर समझो। जो कंक्रीट है दैट इज वीक इन टेंशन। कंक्रीट को खींचो उसी टाइम टूट जाएगा, उसी टाइम टूट जाएगा, उसी टाइम टूट जाएगा, राइट। एंड अगर हम चाहते हैं कि कंक्रीट टेंशन में भी कुछ सस्टेन करे, कुछ रुका रहे, उसके लिए हमें ऐसी कोई चीज डालनी पड़ेगी जो उसका टेंशन वाला पार्ट संभाले। कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो उसका टेंशन वाला पार्ट संभाले। अब वो टेंशन वाला पार्ट संभालने के लिए कंक्रीट तो संभाल नहीं सकता, तो हम क्या डालते हैं, स्टील डालते हैं, क्योंकि स्टील इज वेरी गुड इन टेंशन। उसको खींचो, इलोंगेट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स राइट अबाउट इट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, पहले प्लेन कंक्रीट की बात करते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ sand, gravels, cement and water, which results in solid mass. Next line. Concrete is strong in compression. Concrete is strong in compression, but weak in tension. Its tensile strength is approx 1/10 of compressive strength. उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इट इज 1/10 ऑफ द compressive strength. Its tensile strength is 1/10 of the compressive strength. ठीक है। नेक्स्ट लाइन, प्लेन कंक्रीट इज मोस्टली यूज्ड इन, जितने भी डैम प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना, प्लेन कंक्रीट is mostly used in mass concrete works. और ये मास कंक्रीट वर्क्स किसे कहते हैं, जैसे डैम्स। प्लेन कंक्रीट इज मोस्टली यूज्ड इन मास कंक्रीट वर्क्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम्स। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट्स। और ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट्स क्या होते हैं, इट इज अ कंक्रीट विद रीइंफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट। इट इज concrete with reinforcement embedded in it. It is a concrete with reinforcement embedded in it. ये एक ऐसा कंक्रीट है जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी डाली जाती है। रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया भी डाला जाता है। The embedded reinforcement
reinforcement, the embedded reinforcement makes it capable of resisting tension, also. It is a concrete with reinforcement embedded in it. The embedded reinforcement makes it capable of resisting tension also. The embedded reinforcement makes it capable of resisting tension also. ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर। मान लीजिए ये एक स्टील है और इसके आसपास ये कंक्रीट है, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक स्टील है और ये उसके आसपास कंक्रीट है। अगर इनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं हुआ तो ये तो बाहर आ जाएगा, अगर बॉन्ड अच्छा नहीं हुआ तो ये बाहर आ जाएगा। सो हमारे को इनके बीच में एक बॉन्ड भी प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, और ये चैप्टर भी आपका आगे बॉन्ड एंड एंकरेज बोलते हैं, जैसे बॉन्ड एंड एंकरेज, राइट। सो अगले स्टेटमेंट में यहां क्या बोल रहा था, द बॉन्ड बिटवीन steel and the surrounding concrete, the bond between steel and the surrounding concrete ensures strain compatibility, What is the meaning of strain compatibility? कोई बता सकते हैं? What is the meaning of strain compatibility? Anyone? कोई बता सकते हैं क्या मतलब होता है strain compatibility का? ये वर्ड सीखने वाले वर्ड्स हैं। What is the meaning of strain compatibility? Anyone? What is the meaning of strain compatibility? स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब हुआ कि जितना स्ट्रेन आपके उस वाले स्टील में आ रहा है उतना ही स्ट्रेन आपके उस वाले कंक्रीट में भी आएगा, ठीक है। दैट इज स्ट्रेन एट एनी पॉइंट in the steel, is equal to the adjoining concrete, is equal to the adjoining concrete. Any doubt here? कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताओ। जल्दी। कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताइए जल्दी से। एनी डाउट इन दिस पेज? नो, ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट? चलिए, एनीवन फ्रॉम यू कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट? ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है?
सर जैसे किसी पोर्शन पे कंक्रीट वाटर हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करना, ठीक है। M20 तो आपने बोल दिया दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बट ये M20 है क्या वो भी पता होना चाहिए। सो विल राइट अबाउट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is the most important property of concrete. It is the most important property of concrete. It is the most important property of concrete. Compressive strength of concrete, it is the most important property of concrete because other properties, because other properties like tensile strength, other properties like tensile strength, shear strength, ये जब सब पढ़ोगे आप अभी, shear strength, other properties like tensile strength, shear strength, bond strength, densities, ठीक है, impermeability, durability can be inferred from the compressive strength of, बस इतना लिखिए, compressive strength। उसने क्या बोला कि जो compressive strength कंक्रीट की होती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, बिकॉज जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो सब इससे थोड़ी सी इंफेरियर है, कम है। सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, और वही कहीं ना कहीं आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ही अगर मैं बात करूं और इसी को आगे मैं लेके चलूं, यहां पे ध्यान से देखना, इट कैन बी मेजर्ड by standard test, it can be measured by the standard test on, और कैसे चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके लिए क्यूब टेस्टिंग होती है। इट कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब्स, या कंक्रीट क्यूब्स की जगह सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन भी हो सकता है, मैं रिपीट कर देता हूं ये पॉइंट कि क्या कहा गया यहां पर, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेस्ट करके भी। टेस्ट क्या, लाइक कंक्रीट के क्यूब्स बना दो, सिलेंड्रिकल क्यूब्स बना दो, ये सब डिस्कस, और हम करेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। कैन मेजर बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब्स, राइट, ठीक। अब अगला पॉइंट इसी के आगे, इसी की सीरीज में चलता हुआ अगला पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, strength of concrete in uniaxial compression, is determined by
is determined by loading standard test cubes. By loading standard test cubes. स्टैंडर्ड टेस्ट क्यूब्स को लोड करके आप ये स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते। कैसे बोला? स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय लोडिंग स्टैंडर्ड टेस्ट क्यूब्स। और स्टैंडर्ड टेस्ट क्यूब्स क्या हैं? जिनका साइज 150 mm इंटू 150 mm, क्वेश्चन है ये पेपर का, इंटू 150 mm, इस साइज का क्यूब आप यूज करते हो। मैं रिपीट करता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय लोडिंग द स्टैंडर्ड टेस्ट क्यूब्स, जो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm साइज के, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हुआ? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। बाकी प्रॉपर्टीज इसके कंपैरिजन में थोड़ी इंफ्रारेड है। इट कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब्स, इट कैन मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब्स और या सिलेंडर्स पे। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय क्या? या तो आप लोडिंग करो, कैसे लोडिंग करेंगे उस पे कंप्रेशन में? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का एक क्यूब लेंगे और उस पे लोडिंग लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे उसको, ठीक है। ये जो टेस्ट किया जाता है ना, ये हमेशा 28 डेज के बाद टेस्ट किया जाता है। द टेस्ट स्पेसिमेन in general, the test specimen in general tested after 28 days। 28 डेज के बाद उसको टेस्ट किया जाता है आफ्टर कास्टिंग, ठीक। एंड क्योरिंग, कास्टिंग हो गया कंक्रीट को बनाना, क्योरिंग हो गया उसको केयर करना, पानी के साथ, पानी टाइम उसको पानी देते रहना। सो ये मोस्टली आफ्टर 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ निकलती है उसके साथ इसको लिंक करते हैं। ये जितना भी डाटा मैंने बताया इसको नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होती जाएंगी और इंट्रोडक्शन के अंदर वो सब चीजें आएंगी, ठीक है। एनी डाउट इन दिस पेज? इस पेज में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कोड की हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, एज पर IS 456/2000, इस IS कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम टू मिनिमम 3 स्पेसिमेन हमें चाहिए होते हैं। 3 स्पेसिमेन्स ऑफ अ सैंपल इज टेकन, 3 स्पेसिमेन्स ऑफ अ सैंपल इज टेकन। मतलब कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 स्पेसिमेन इज टेकन। कि एज पर IS कोड 456 के अकॉर्डिंग 3 तो मिनिमम स्पेसिमेन के सैंपल हमें लेने ही लेने, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मिनिमम आपको 3 सैंपल तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट लिखते हैं इसी के आगे। जब ये 3 सैंपल्स मिनिमम ले लिए तो इनमें से मान लो, जैसे सपोज एक सैंपल की वैल्यू आई 20 मैंने ऐसे स्टैंडर्ड लिख दी, एक की वैल्यू है सपोज 22, एक की वैल्यू है 16.7,
ए की वैल्यू आई थी 21.9। अब ये 3 वैल्यूज है, हम कैसे मानेंगे कौन सी वैल्यू इसमें से लेनी है? तो हमें इनका एंड में क्या लेना पड़ेगा? एक एवरेज। ये भी कोड का अगला स्टेटमेंट यहां पर इसके नीचे अगला स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, टू रिपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब we take average of 3 specimens of a sample. To report the strength of the cube, we take average of 3 specimen of the sample. To report the strength of the cube, we take average of 3 specimens of the sample. ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वो भी ध्यान से समझना, ये भी जल्दी समझ नहीं आती, स्टूडेंट के दिमाग में नहीं घुसता है। मान लो ये तीनों चीजें आप परफॉर्म कर रहे थे, मान लो ऐसे 20 ग्रेड के लिए, 20 ग्रेड के लिए हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो जिसके लिए आप निकाल रहे हो उससे 15% से उसकी एवरेज से वैल्यू जो भी निकली होगी यहां पर उससे 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं दे सकती। मतलब मान लो ये एवरेज, मान लो ऐसे एवरेज आता है 20, तो 20 का हम प्लस माइनस करते 15% ऑफ 20, सॉरी ये समझ नहीं आएगा ऐसे लिखो, प्लस माइनस 15% ऑफ 20। एक बार प्लस में 15% करते और एक बार माइनस में 15%। मान लो इसकी जो रेंज आती, वो रेंज जो मेरे पास है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी आती है, 18 से लेकर 22। अगर ये सारी वैल्यूज उसी रेंज के अंदर आ रही हैं तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज ये नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भी। कहता है इंडिविजुअल वेरिएशन should not be more than plus minus 15% of average if variation is more. If variation is more, test results of the sample are invalid. रिपीट करता हूं, कहता है इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी more than 15% of the average if the variation is more. The test results of the samples are invalid. क्या ये स्टेटमेंट समझ आई? क्या ये स्टेटमेंट आपके कुछ कॉन्सेप्ट समझा पाई आपको? जल्दी बताइए, यहां पर कुछ क्लियर हुआ, कुछ दिमाग में गया? क्या पॉइंट हम यहां रख रहे हैं, किस चीज के लिए बोल रहे हैं? कुछ रिपीट करना है इसमें, कुछ रिपीट करना है, ठीक। अब यहां पर ना मुझे पहली बार कोड की जरूरत पड़ेगी, है किसी को? मैं से जनरली पूछ रहा हूं, आज तो मैंने चलो नहीं बोला था। डू यू हैव कोड 456 IAS 456 कोड रखा है अभी साथ में? अगर नहीं है तो प्लीज कल साथ में होना चाहिए आपके, कल साथ में होना ही चाहिए आपके साथ कोड। मैं वीडियोस तो डालता रहूंगा बट कोड आपके पास होना चाहिए। मतलब इसमें मैं तो चीजें डालता रहूंगा बट कोड आपके पास भी होना चाहिए। मैं पेज नंबर वगैरह सब बताऊंगा और साथ साथ उसमें लिख लेंगे। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो कोड ने कुछ मेंशन किया, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया।
उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कल जब आप कोड लेके आएंगे और मैं अपने साथ पिक्चराइजेशन रखूंगा कोड की, आज मैंने भी नहीं रखा है। तो क्लॉज नंबर 16.1 एंड क्लॉज नंबर 16.3 पे ये चीज है। कल जब वापस से रिवाइज करेंगे तब ये चीज देखेंगे, वहां पर उन्होंने इसके बारे में बोला। और यहाँ पर ना इस टॉपिक पे एसएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एसएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है वो आई विल टेल यू। तो सबसे पहले टेबल इस तरह से बनाओ, यहां लिखो स्पेसिफाइड ग्रेड, स्पेसिफाइड ग्रेड, ठीक है, और उसके बाद लिखा जाएगा मीन ऑफ ग्रुप, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग consecutive tests, results। ठीक है, इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहां लिखा जाएगा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो आपको, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स। कल होना चाहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कल होना चाहिए आप लोगों के पास। कल मैं भी रखूंगा और आप भी रखना, चाहे डिजिटली रख, चाहे आप उसकी सॉफ्ट कॉपी रखो, चलेगा, बट होना चाहिए कल। ठीक है, अब सबसे पहले यहां लिखो M15 और यहां लिखो M20 और अबव। M15 के लिए अगर मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, 4 नॉन ओवरलैपिंग मतलब 4 ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए जिनकी वैल्यू सेम नहीं है, ओवरलैप नहीं हुई, उनका मीन लिया। और अगर M15 है, वो वैल्यू जो आ रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और FCK प्लस 3। इनमें से विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। और यहां पर पहले लिखो ध्यान से, फिर इसके बाद बात करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन ये बना और दूसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन सेम इक्वल टू FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा क्या FCK प्लस 4। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, विच एवर इज ग्रेट, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी। सेम बात यहां भी की जाएगी, तो FCK माइनस 3 इंडिविजुअल के लिए और यहां पर FCK माइनस 4। इस तरह से एक बार सुनना ध्यान से और समझना इसे। कहता है कोड ने क्या बोला, IS कोड ने क्या बोला वो सुनो। IS कोड ने बोला M15 ग्रेड के लिए अगर 4 ऐसे कोई टेस्ट, 4 ऐसे सैंपल्स थे जिनकी वैल्यूज ओवरलैप नहीं हुई, ठीक है उनका,
तो मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे? वो वैल्यू जो भी आपकी वहां से निकल रही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, वो एफसीके किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया नहीं है, चलो मैं बता, एफसीके क्या होता है पता भी होगा शायद आपको। जैसे एफसीके का मतलब हो गया 15 इस केस में, इस केस में क्या हो गया 20। एफसीके इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो प्लस 0.25 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? वेट आएगा कल, कोड आपके हाथ में होगा तो ये भी आएगा। 0.85 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन करो या एफसीके में सीधे प्लस करो 3, इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो प्रेफर की जाएगी। दूसरे वाले में भी सेम ऐसे, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो प्रेफर की जाएगी। जब इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एफसीके -3 इससे कम नहीं होना चाहिए और एफसीके -4 से वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। क्लियर ये पॉइंट? न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, मेक श्योर आपको ये समझ आया हो अच्छे से। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना, मैं जितनी भी वैल्यूज यहां लिखवाऊंगा वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, मैं सारी वो वैल्यूज लिखवाऊंगा जो IS 456 के अंदर दी हुई है। क्लियर? सो जैसे मैंने यहां आपसे पूछा ना, तो पिछले वाले केस में कि यहां फॉर्मूले में SD का मतलब क्या है, मैंने यहां लिख देता हूं, SD का मतलब था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD का मतलब, राइट? सो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये निकाला। अब यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भाई क्या लिखनी है, क्योंकि दी तो होगी नहीं क्वेश्चन में, तो यू मस्ट नो, ये भी कोड ने बताया, कल बताऊंगा किस पेज पे, अभी फिलहाल के लिए लिख लो। ये भी कोड में दिया हुआ है IS 456 में। क्या बोला गया, इधर लिख देना ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और यहां लिख दो सामने उसके assumed सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या लिखना है, अगर M10 से लेके M15 के बीच में वैल्यू है तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लिया जाएगा, 3.5 लिया जाएगा। M20 से लेके M25 के बीच में वैल्यू है तो क्या लिया जाएगा, 4.0 लिया जाएगा। M30 से लेके M50 के बीच में वैल्यू है तो क्या लिया जाएगा, 5.0 लिया जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये पता होना चाहिए, पेपर में दिया नहीं होगा, सिर्फ ग्रेड बताएगा वो इस तरह से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। 15 के लिए कितना लेंगे 3.5, 20 के लिए कितना लेंगे 4, 30 से 50 के बीच में कुछ 30, 35, 40, 45, 50 तो 5। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ रिपीट करना है तो बताइए जल्दी से। एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी स्टेटमेंट? यहाँ पे कुछ रिपीट करना है तो बताओ। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं, FCK बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, FCK। इट इज दैट स्ट्रेंथ, इट इज दैट स्ट्रेंथ below which not more than 5% of the test results, 5% of the test results are expected to fall.
are expected to fall. Not more than 5% of the test results are expected to fall. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है इस लाइन के बारे में क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब है इसका? एनीवन? एनीवन ऑफ यू, किसी को पता है? It is that strength below which not more than 5% of the test results are expected to fall. मतलब सपोज मैं M20 बना रहा हूं, मैं एक ग्रेड डिजाइन कर रहा हूं, उसकी स्ट्रेंथ डिजाइन कर रहा हूं, दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज M20. अब मुझे, मैंने अभी आपको बातों बातों में बताया कि इसी को FCK बोलते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेंथ. मैंने कम से कम 100 सैंपल्स बना के टेस्ट किया होगा, और अगर 100 सैंपल्स में से सिर्फ मेरे 5%, 100 का क्या हो गया, 5 फेल, 5% मतलब 95 पास, 95 प्लस एंड सॉरी ऐसे लिखते हो ना, पास, 95 पास हो गए, और 5 जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए. 95 पास हो गए और 5 मेरे क्या हो गए, फेल हो गए. अगर सिर्फ 5% आपका टेस्ट रिजल्ट फेल हो रहा है, सिर्फ 5% आपका टेस्ट रिजल्ट फेल हो रहा है आउट ऑफ 100 सैंपल्स एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हो हाँ, जिसके लिए मैंने वो टेस्ट किया था वो वही चीज है. 100 सैंपल में से मान लो, 100 सैंपल में से मान लो आपके 100 में से 80 पास कर गए और 20 फेल हो गए, 80 पास कर गए और 20 फेल हो गए, तो ये भी वो जिसके लिए, जिस सैंपल के लिए आप ये टेस्टिंग कर रहे थे, ये उसकी क्रिटिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी. सिर्फ अलाउड ही कितना फेलियर है, 5% या उससे कम, उस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्ट्रेंथ बोलेंगे. उस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे. ये जरूर बनाना. इस तरह से, और ये वैल्यू जरूर लिखना है यहां पर. दिस इज 1.65 सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेंटर में लिखना मीन. ये जो वैल्यू है दिस इज 5% जो फेल होती है. तो अगर आपसे कोई पूछे FCK कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई एम राइटिंग विद ब्लैक मार्कर, FCK इज इक्वल्स टू मीन स्ट्रेंथ, उसमें से क्या माइनस करना है, 1.65 सिग्मा. मीन स्ट्रेंथ में से क्या माइनस करना है, 1.65, 1 सॉरी FCK FM माइनस 1.65 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन. इस पेज में कुछ पूछना है सर? ब्रेक हो गए जो ब्रेक जो होंगे सर, ब्रेक जो होंगे सैंपल्स, ब्रेक नहीं होता है, फेल हो गए. ब्रेक टूटने तो है ही है, टूटेंगे तभी तो स्ट्रेंथ पता चलेगी. बिना, दीज ऑल आर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है. वो आप सीटी में पढ़ोगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में. इस साल का इंटरव्यू क्वेश्चन था PSC में, हमारे क्लास में स्टूडेंट से हमने प्रिपेयर करवाया था, ये चीज पूछी थी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के आंसर्स नाम बताओ. वो तो पढ़ोगे जब आप सीटी पढ़ोगे. ये सब डिस्ट्रक्टिव में तोड़ने पड़ते हैं, तब जाके स्ट्रेंथ मिलती है. अच्छा कुछ और बोल रहा हूँ, मैंने कुछ और समझ लिया फिर शायद. ओके, तो FCK का फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा जो लिखा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 1.65 सिग्मा. अब आपसे कोई पूछे, मैं कुछ यहां पर अगर नोट करके लिखवाऊं आपको, तो कोई पूछे आपसे, पहला स्टेटमेंट क्या, दैट कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड बाय, concrete is designated by, concrete is designated by characteristic cube strength, characteristic cube strength. Concrete is designated by characteristic cube strength of concrete at 28 days. At 28 days.
So concrete is designated by characteristic cube strength of concrete at 28 days. दूसरा पॉइंट, जो कंक्रीट है वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है विद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट गेन्स strength over a long period. It gains strength over a long period. अब मैं कुछ यहाँ स्टैंडर्ड चीज लिख रहा हूं और आप उसको ऐसे समझना. लाइक एट, अगर मैं ये मान के चलूं 28 डेज पे, at 28 days curing, if strength is 1, मान के चलें 28 डेज की क्यूरिंग पे अगर स्ट्रेंथ 1 है तो 6 मंथ्स पे हम कितना मान के चलेंगे? 6 मंथ्स क्यूरिंग पे हम क्या मान के चलेंगे? 6 मंथ्स पे हम क्या मान के चलेंगे? 1.2%, मतलब 20% मोर. 7 डेज पे कोई पूछे 7 डेज पे कितना होगा? 7 डेज क्यूरिंग पे, 7 डेज तक अगर हम देखें तो कितना होगा? दैट इज 0.7 और 0.7 का मतलब हो गया दैट इज 30% लेस. मतलब करीब 70% स्ट्रेंथ आती है 7 दिन में, और 28 दिन में पूरी 100% मान के चलते हैं. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें तो बताओ. सर ये फिर से बोलिए. ओके, कौन सा वाला पॉइंट बताना है, रिपीट करना है? जल्दी बताइए, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? जल्दी बताइए. सर क्यूरिंग टाइम में ये लिखा हुआ है मैंने कि अगर 28 दिन में हमें पूरी की पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है 100%, तो अगर 1 मान के चलूं उसको, 7 दिन में पूरी स्ट्रेंथ नहीं मिलती, उससे कम मिलती है, मैंने मान लिया 0.7, मतलब 30%. ठीक है. 6 मंथ्स क्यूरिंग में हम क्या बोलेंगे? 1.2 मतलब मोर देन, मतलब एक से थोड़ी ज्यादा चलेगी स्ट्रेंथ, ये चीज बता है. तो मतलब अगर 7 दिन तक आप क्यूरिंग कर रहे हो किसी चीज का, यू विल गेट अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 70%. मतलब ऐसे एग्जांपल लेते हैं, M20 ग्रेड है, राइट? 7 डेज के बाद आपको क्या स्ट्रेंथ वहां पर 20 मिलेगी? आंसर इज नो, नहीं. कितनी मिलेगी? यू विल गेट 70% ऑफ 20, जो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? जो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के होगा. दिस इज यस. बट आफ्टर 28 डेज कितनी मिलेगी?
आफ्टर 20 डेज कितनी मिलेगी आपको? पूरी की पूरी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, आप समझ आया? ये चीज बताई थी मैंने। तो अब कोई पूछ ले, मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर कोई पूछ ले आपसे, एक यहां पे क्वेश्चन ये बन सकता है, इफ concrete is cured for less than 7 days, अगर 7 दिन से कम उसको क्योरिंग की, इफ कॉन्क्रीट इज क्योर फॉर लेस देन 7 डेज, strength at 28 days will be quite less, ठीक है। हेंस इसीलिए जो मिनिमम क्योरिंग है, हेंस मिनिमम क्योरिंग जो टाइम देना है, मिनिमम क्योरिंग पीरियड is 7 days for OPC, ordinary Portland cement. Hence minimum curing period is 7 days for OPC. क्लियर? OPC के टाइप ऑफ सीमेंट आ गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, अब यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आता है, ये भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है। अलग अलग ग्रेड्स होंगे ना, जैसे M10, M15, M20, M25, 30, 35। कोड ने एक और, ये भी कोड की चीज है, कल ये भी बताऊंगा कोड में कहां लिखा हुआ है, ये भी कोड का पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जो ग्रेड है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, grade of concretes are based on characteristic strength. They are based on characteristic strength. So as per the code, ध्यान से सुनना, ये जो नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, as per the code M10, M15, M20, इन्हें बोला जाता है तीनों को ऑर्डिनरी ग्रेड्स। इन्हें बोला जाता है ऑर्डिनरी ग्रेड्स। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है वेट करो, अभी बताऊंगा। दूसरा, M25 से लेके M55 तक, और दूसरा इधर M60 से लेके M80 तक, इन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड ग्रेड्स। इसे क्या बोला जाता है? इसे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड बोला जाता है। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड, इसे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड बोला जाता है। सो अगर एक बार ध्यान से देखें, ऑर्डिनरी ग्रेड्स कितने हुए? 3, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। स्टैंडर्ड ग्रेड्स कितने हुए? 7, 60, 65, 70, 75, 80। कितने ग्रेड्स हो गए? 5। ये भी पूछा जाता है। कितने ऑर्डिनरी ग्रेड्स हैं? 3। कितने आपके स्टैंडर्ड ग्रेड्स हैं? 7। कितने आपके हाई स्ट्रेंथ ग्रेड हैं? दैट आर 5। ठीक है, और साथ में मैं एक चीज और लिख देता हूं, ये जो मैं M बार बार लिख रहा हूं, ये M क्या रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट्स मिक्स। M रिप्रेजेंट क्या करता है? मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो नंबर साथ में लिखा है, एंड नंबर जो है रिप्रेजेंट्स ग्रेड,
नंबर रिप्रेजेंट ग्रेड। ठीक है, इसी के नीचे कोड का ही पॉइंट चल रहा है, और कोड ने एक और चीज बोली थी इसके बाद, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 कि जो आपका IS कोड है, IS 456 2000 है, is not applicable to M60 and above. IS 456 2000 is not applicable to M60 and above. M60 and above के लिए आपका ये वाला कोड एप्लीकेबल नहीं है। M60 and above के लिए आपका ये वाला कोड एप्लीकेबल नहीं है। So IS 456 is not applicable to M60 and above. It is not applicable to M60 and above. Clear? और तीसरी स्टेटमेंट जो यहां पर मैं ऐड करूंगा कि अगर मुझे एक RCC स्ट्रक्चर बनाना है, सो मिनिमम ग्रेड ऑफ M20 फॉर RCC स्ट्रक्चर्स। अगर एक RCC स्ट्रक्चर बनाना है तो ये भी कोड की स्टेटमेंट है। कोड ने क्या बोला है, मिनिमम आपको M20 ग्रेड तो यूज करना पड़ेगा, इससे नीचे वाला ग्रेड नहीं यूज कर सकते। लिख दिया? क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस? इसमें कुछ रिपीट करना है? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी के आगे प्रोसीड करके हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC का जो यूज किया जा रहा है, मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC यूज्ड also depends on the exposure conditions. मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC यूज डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कंडीशंस ऑल्सो। जैसे यहां पर लिखते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आपकी एक्सपोजर कंडीशंस, एक्सपोजर कंडीशन, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मिनिमम ग्रेड। यहां पर ग्रेड क्या है, माइल्ड, उसके नीचे क्या है, मॉडरेट, उसके नीचे क्या है, सीवियर, उसके नीचे क्या है, वेरी सीवियर, उसके नीचे क्या है, एक्सट्रीम। माइल्ड कंडीशंस अगर हैं तो आप मिनिमम ग्रेड क्या यूज करोगे, आंसर इज M20। अगर थोड़ी मॉडरेट कंडीशंस है तो आप मिनिमम कम से कम ग्रेड कौन सा यूज करना है, 25। अगर थोड़ी सीवियर कंडीशंस हैं तो मिनिमम ग्रेड क्या यूज करना है, M30। अगर वेरी सीवियर कंडीशंस है तो मिनिमम ग्रेड क्या यूज करना है, M35। और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस एकदम है तो मिनिमम ग्रेड क्या यूज करना है, M40। जल्दी से नोट कीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्विक।
एक्सट्रीम कंडीशन, लाइक कोल्ड बोलो, आप ये बोल दो कि वेदर के हिसाब से वेदर खराब है वहां पर, टेम्परेचर्स के वहां, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही कंडीशन होती है। पानी के अंदर काम हो रहा है, वो भी सीवियर में आ जाते हैं। वेदर की कंडीशन ले लो, वो आ गया, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, वो सब आ गया, बारिशें हो रही हैं, वो सब आ गया, इस तरह की कंडीशंस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ, एक कॉन्क्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ, हम वो बात कर रहे थे FCK से, M20, ये लिखा हुआ M20, तो व्हाट इज दिस 20, मैं यहां पर ही इसको बता रहा हूं। 20 मतलब हो गया करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बट ये जो स्ट्रेंथ थी ना, ये बेसिकली क्यूब की स्ट्रेंथ हम बताते थे। जब यही स्ट्रेंथ हमें अगर एक स्ट्रक्चर की बतानी है, एक स्ट्रक्चर की बड़े एरिया की, उस केस में वो वैल्यू फिर 20 नहीं रहेगी, वो 20 न्यूटन पर mm² नहीं रहेगी। अब देखो चीजें डेप्थ में जा रही हैं। जब तक एक क्यूब की स्ट्रेंथ की बात थी, लैब्स में परफॉर्म कर रहे थे, 20 इज द आंसर। बट जब हम वही चीज स्ट्रक्चर में बात करते हैं, लार्ज स्केल में बात करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ 20 नहीं रहेगी। तो इसलिए हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है हमारे पास, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, compressive strength of concrete, compressive strength of concrete, compressive strength of concrete in structures. Compressive strength of concrete in structures. मैं यहां पर वो स्टेटमेंट को एक बार मेंशन करता हूं और लिखते हैं उसके बारे में कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द स्ट्रेंथ ऑफ concrete, the strength of concrete is found to decrease, the strength of concrete is found to decrease with increase in the size of the specimen, size of the specimen. ठीक है, कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज फाउंड टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन, कि जैसे जैसे स्पेसिमेन बड़ा होता जाएगा स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हाउएवर बियॉन्ड 450 mm, 450 mm के साइज के ऊपर there is no decrease in the compressive strength of concrete, in the compressive strength of concrete, in the compressive strength of concrete, there is no decrease in the compressive strength of concrete. इसलिए जो फाइनल लाइन है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर मुझे कोई पूछे द compressive, हाँ यहाँ पूछा था मैं, compressive strength of concrete, compressive strength of concrete in structure is 0.67 FCK. Another important line, please note this, sorry, this is very very important, this is very 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 important, note this.
समझ आया ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? ओके। ओके ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमारा ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर हो गया। मुझे थोड़ा मैसेज आई थिंक लेट आ रहे हैं, तो मैं अभी देखा जस्ट, ठीक है, या मे भी किसी की वीडियो ऊपर नीचे थोड़ा चल रहा होता है, दैट इज द रीजन। अब मैं आपके साथ कुछ दो टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरे पास जो दो टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज, एक तो ये हो गया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूलाज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपके साथ पूछूं, एक वर्ड पेपर में बहुत बार आता है, वो आता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, flexural strength of concrete, flexural strength of concrete, that is modulus of rupture, flexural strength of concrete, that is modulus of rupture. So पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो नीचे, दो इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन फ्लेक्चर is called flexural strength, is called flexural strength. The tensile strength of the concrete in flexure is called flexural strength, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस तरह से, FCR is equals to 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK, 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, चाहे आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलें, चाहे आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलें, ठीक है। इस तरीके से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें या मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें, इस तरह से हम ये फॉर्मूला FCK दिया होगा क्वेश्चन में, आपसे पूछेगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल के दो, आप इस तरह से निकाल सकते हो। दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दूसरा टर्म मेरे पास जो आता है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? उसमें एक वर्ड आता है हमारे पास, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। इक्विपमेंट का नाम होता है स्प्लिटिंग
टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये कैसे निकलती है? 2p अपॉन पाई dl, 2p अपॉन पाई dl। ठीक है, 2p/पाई dl, इस तरह से। इसी चीज को FCT ऐसे भी लिखते हैं, 0.66 टाइम्स ऑफ FCR। FCR जस्ट ऊपर निकाला हमने इस चीज से। और अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि डायरेक्ट ये वर्ड ना लिखा हो, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब जेई लेवल क्वेश्चन हैं, कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ, तो वो कैसे निकलेगी? 0.5 से लेके 0.625 FCR, इस तरह से। नोट दिस, ये मैंने क्या लिखा है यहां पर? दिस इज मॉडुलस ऑफ रप्चर। देखिए, एक एक चीज समझने वाली चीज है, तभी मैंने कहा ना, जितना टाइम इसको यहां 2 घंटे लग रहे हैं, यू नीड मिनिमम 3 आवर्स टू कवर दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है ये पॉइंट? कोई पॉइंट, कोई डाउट यहां पर जल्दी बताइए। क्लियर है ये वाला शीट? ये वाला शीट सबको क्लियर है? क्विक। जल्दी से बताइए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा यहां पर, चलने दूं आगे? कंप्लीट कर दूं इसको? कंप्लीट कर दूं? वी आर लेफ्ट विद 2 प्रॉब्लम्स। गुड गुड गुड, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज मेरे पास जो आती है इसके बाद, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन कॉन्क्रीट्स, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑन कॉन्क्रीट्स। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑन कॉन्क्रीट्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चैप्टर ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब स्टार्ट किया, सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल खत्म करके ही रुकेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले ना मैं यहां पर इस तरह से ये आपने बनाना है। इस तरह से आपने कुछ कर्व्स दिखाने हैं, रिक्वायर्ड नहीं है सब एक ही चाहिए हमें, बट ऐसे बताना पड़ता है। ये आपने ऐसे प्लॉट कर देना है, यहाँ पे अलग अलग ग्रेड्स के लिए बनाया ना, 0.002, और थोड़ा आगे जाके प्लॉट कर देना है 0.003। इस तरह से कंक्रीट स्ट्रेस, कंक्रीट स्ट्रेस, कंक्रीट स्ट्रेस, और यहां पर स्ट्रेन, यहां पर स्ट्रेन। यहां पर स्ट्रेन। ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां स्ट्रेन है, यहां कंक्रीट के स्ट्रेसेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में दे लास्ट यू अगेन एंड अगेन।
सबसे पहला पॉइंट, इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग, इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग, इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में मोस्टली वी यूज क्यूब्स स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, राइट। बट इंडिया के बाहर, जैसे आप में से कोई जगह जॉब में है उनको पता भी होगा, इंडिया के बाहर दे यूज सिलेंडर्स। इंडिया में भी करते हैं आज के टाइम पे सिलेंड्रिकल, वो भी बनाते हैं, कंक्रीट भी बनाते हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, बट मोस्टली क्यूब्स। तो एक सिलेंड्रिकल चीज भी यूज होती है। वो जो सिलेंड्रिकल चीज यूज होती है ना, उसके ऊपर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। वो क्या है? इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग cylinders under compression, cylinder under compression, cylinders under compression, it is found by testing cylinders under, एक मिनट वेट, it is found by testing cylinders under compression, the maximum strength obtained, the maximum strength obtained, the maximum strength obtained the maximum strength obtained in the is equal to 0.8 into cube strength, cube strength. Okay, the maximum strength obtained in this cylinder is equal to 0.8 into cube strength. और ये क्यूब स्ट्रेंथ कौन सी वाली होगी? इट इज 150 mm वाला क्यूब लेके, ये वाला क्यूब लेके, जो आपका सिलेंडर होता है ना उसका डायमेंशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसका 150 mm का डाया होता है और उसकी जो हाइट होती है वो 300 mm की हाइट होती है, ठीक है। सो इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग सिलेंडर अंडर कंप्रेशन एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड इन दिस सिलेंडर वो कितनी है? 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ, 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्यूब स्ट्रेंथ का 0.8 टाइम्स होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आपका एक सिलेंडर से आता है। ओके, नेक्स्ट यहीं पे इसी के नीचे अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट ये ऐड करेंगे कि मैक्सिमम compressive stress occurs, maximum compressive stress occurs at a strain value, at a strain value of, ये देखो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ रहा है चाहे वो किसी भी कर्व में देखो वो किस स्ट्रेन पे आ रहा है, एट अ स्ट्रेन वैल्यू ऑफ 0.002, दैट इज 0.2%। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस किस स्ट्रेन पे आ रहा है, 0.002 पे, या 0.2% बोल सकते हैं। एंड द वैल्यू of stress, the value of stress at 0.002 strain
0.002 strain is called compressive strength of concrete. Compressive strength of concrete. ठीक है. Is there a doubt and any doubt in this page? कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए जल्दी से. एनी डाउट इन दिस पेज? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लास्ट चीज की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का, जो इस बार एसएससी ने भी पूछा था. दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज के लिए सॉम का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. बट हम यहां भी क्या पढ़ रहे हैं? कंक्रीट के अंदर एज पर आईएस कोड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के अंदर कैसे निकलेगी? 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के. 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के. 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के. ठीक है. और एफ सी के क्या है? एफ सी के न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. और अगर पेपर में लॉन्ग टर्म, और आएगा लॉन्ग टर्म का ही क्वेश्चन आया था इस बार, जेकेएसएसबी ने लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर. लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो जो लॉन्ग टर्म की बात करें दैट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रीप. वो क्रीप भी इंक्लूड करता है. और क्रीप जब इंक्लूड करता है तो लॉन्ग टर्म वाला कैसे निकलता है? उसको सीई से डिनोट करते हैं. सीई सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा. इस तरह से इसी यही चीज है सेम. मतलब 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के डिवाइड किससे किया जाएगा? 1 प्लस किससे? थीटा से. और ये थीटा क्या होता है? इसे बोलते हैं क्रीप कोफिशिएंट. इसे क्या बोलते हैं? क्रीप कोफिशिएंट. ये थीटा क्या चीज है? इसे बोलते हैं क्या? क्रीप कोफिशिएंट. और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन. अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन उसको किससे डिवाइड करेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन. इलास्टिक स्ट्रेन at the age of loading. At age of loading. Ultimate creep strain divided by elastic strain at the age of loading. ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं इस तरह से, बट आपको पता होना चाहिए थीटा की वैल्यू यू मस्ट नो. और मैं ट्रिक सिखा दूंगा कैसे याद करनी है. पेपर में बहुत बार आता है, मैं इसी पेज पे इसको फिनिश करूंगा. यहां लिख रहा हूं एज ऑफ लोडिंग. एज ऑफ लोडिंग. और यहां पर आगे क्रीप कोफिशिएंट.
क्रीप कोफिशिएंट 7 days, 7 days, 28 days और यहां पर 1 year। 7 days के आगे क्या लिखा जाता है, ध्यान से देखना। 7 days के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 2.2। यही 3 में से एक क्वेश्चन आना है। 1 year के लिए ट्रिक मेरी क्या है, इसका आधा कर दो 1.1 और 28 days में इनका बीच की दैट इज 1.6। ये कभी कभार तो यही एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है पेपर में, कभी कभार तो यही एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं एज ऑफ लोडिंग का, और कभी कभार इस बार जो जेकेएसएसबी ने पूछा था दे आस्क यू अबाउट दिस, जो मैंने यहाँ पर अभी इसको मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने एफसीके दे के रखा था, उन्होंने थीटा दे के नहीं दिया था, उन्होंने एज ऑफ लोडिंग बताई थी और पूछा था मुझे लॉन्ग टर्म निकाल के दो। क्लियर है ये चीज? इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेक्चर। कल डिस्कस करेंगे आगे हम लिमिट स्टेट्स क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए जल्दी से, क्विक। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। कल डिस्कस इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं। जो आपने बोला 85 क्वेश्चन लेक्चर से आएंगे, आगे लिखा ही नहीं कुछ। हाँ ये मैंने ही बोला 85 क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने लिखा लॉन्ग टर्म मॉडल ऑफ इलास्टिक का फॉर्मूला पूछ लेंगे, ये क्लास नोट्स में से आ गया ना क्वेश्चन। ऐसी चीजें बोल रहा हूँ। शायद 85 मैंने कम बोला, इससे ज्यादा ही आ जाएंगे, 90+ आ जाएंगे, ये भी आप मान लो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द क्लास नोट्स ओनली, इसलिए इसको तो ऐसे अच्छे से घोट के पी लेना है कि सब दिमाग में रहे। तो बाकी जो रह जाता है उसके लिए मैंने आपको एमसीक्यूज बोला ना, एमसीक्यू बुक्स लगाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यूज जब लगा लोगे, आप अभी मेरे साथ अभी कहाँ आपको मैं भेज रहा हूँ, अभी कनेक्टेड रहो मेरे साथ टिल द टाइम ऑफ एग्जाम, क्या उसके बाद भी कनेक्टेड रहोगे तो आपके टेस्ट होगा 5-6% जो क्वेश्चन होंगे यू विल गेट फ्रॉम द टेस्ट, मतलब फुल फ्लेज यहीं से होगा। मैंने कहा जो ऑब्जेक्टिव, जैसे ये मैंने अभी बताया, यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो इसको मैं ये नहीं कंसीडर करूंगा कि आपने नोट्स पढ़े थे, आपने एमसीक्यूज लगाए। मैं बोलूंगा हमने क्लास नोट्स में ये अच्छे से कवर किया एज ऑफ लोडिंग वाला क्वेश्चन। जो बाकी रह जाता है उसके लिए मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया यू नीड टू सॉल्व एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यूज लगाने हैं तब जाके आपको क्लियर। और एमसीक्यूज भी जब आप लगाओगे ना, अगर आप किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाते हो, 90+ तो आपके क्लास नोट्स में से होंगे, आपको ये सब हमने पढ़ा है। कोई एक आधा नया क्वेश्चन होगा वो आपको वहां पर गो थ्रू करना पड़ेगा, वो हमेशा होता है, एक आधा क्वेश्चन नया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है। अकेला ये चीजें कंपाइल करके 17-18 लेक्चर्स में हर चीज नहीं आती, कोई एक आधी चीज रह जाती है, उसके लिए आपका एफर्ट भी चाहिए। दिस इज माई एफर्ट, 80-85 शायद 90+ जाए, आपका एफर्ट जो चाहिए जो बाकी का कवरिंग के लिए, उसके लिए आपको टेस्ट दो, उसके लिए आप अपने एमसीक्यूज रेगुलरली सॉल्व करो, इस तरह से। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो लोग जैसे अभी जो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, आप लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हमारे साथ कनेक्टेड हो, आप डिसाइड खुद करो कि एक पैरेलल सब्जेक्ट कौन सा लेना है, ताकि सारे वो लोग सब्जेक्ट पढ़ें। मान लीजिए आप कहते हो सर हम, मान लो सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हुआ, हम वो पढ़ लेते हैं, मान लो, तो सब लोग जब वो पढ़ रहे होगे तो कॉमन डाउट्स आएंगे, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो अलग से सेशन लेके, सर मैंने वहां तक लेक्चर 3 लगा दिए, ये डाउट्स हैं तो लेट्स डिस्कस। तो डिस्कस करेंगे, लाइव लेक्चर लेके डिस्कस करेंगे, ताकि उससे क्या रहेगा कि जब मान लो मेरा ये आरसीसी खत्म हो जाएगा, जब मैं उसके बाद आपको बोलूंगा कि लेट्स डिस्कस, मान लो सॉइल पढ़ रहे हैं, या हम मान लो उस टाइम पे सॉइल पढ़ रहे होंगे, तो आप सब लोग बोलोगे सर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या हाईवे कुछ भी खत्म कर लिया है, वी हैव दिस डाउट, तो हमारा टाइम बच सकता है। एकदम फ्री होके नहीं बैठ चलो हो गया आज का लेक्चर खत्म करते, नहीं, इस टाइम पे पैरेलली 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। अगर नहीं है आपका मूड उसमें, तो जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करो, वो भी नहीं करना तो एंड देन एमसीक्यूज उसके खत्म करो जितने कर सकते हो, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से आप सब आपस में डिसाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पैरेलली आपको चलाना है,
ताकि जब मैं उस सब्जेक्ट की बात पहुंचूं तो आप बोलो कि हमने सर पढ़ा हुआ है, आप हमें एक चीजें बताओ अच्छे से कि हमने डिस्कस किए, नोट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होगा। तो सर उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, विल डिस्कस, वी हैव एमसीक्यू सेशन, उस हिसाब से रख सकते हैं। बट उसके लिए सबको एज अ कंबाइंड यूनिटी, एज अ टीम चलना पड़ेगा। इंडिविजुअल अपने हिसाब से प्रेफरेंस उठाओगे तो फिर क्या होगा, जब मैं बोलूंगा कि सर लेट स्टार्ट विद, सपोज मैं कहता हूँ लेट स्टार्ट विद हाईवे, तो आधे बोलेंगे सर हाईवे हमने पढ़ लिया, प्लीज कुछ और उठाइए। कोई एक आधा कहेगा नहीं सर हाईवे नहीं पढ़ा है, तो उससे थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मेक श्योर कि सारे एक ही सब्जेक्ट को उठाएं पैरेलली और वो सब साथ साथ चला सके, जिनसे मैनेज होता है, जो कर सकते हैं और होना चाहिए इस टाइम पे। बिकॉज इस टाइम पे जॉब जो है 855 इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर थिंग्स। जो भी काम कर रहे हो सब ब्रेक लगा दो, ठीक है। चलिए बाकी कल डिस्कस करते हैं। इसी के आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद एलएसएम। एंड हाँ, कल क्लास अलग टाइम पे होगी, एट अराउंड 4-4:30, ठीक है। कल जल्दी क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच।